हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के पेपर की और देखेंगे कि आज के पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे और उन सभी प्रश्नों का सटीक आंसर लेकर आई हूं। तो जो भी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे, बस वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और बात, आपके लगातार क्वेश्चन नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, पीटी उषा, इनसे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज़ तो नोट कर ही रहे होंगे, जो प्लेयर्स हैं यानी जो खिलाड़ी हैं वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के प्रमुख फूड के बारे में यानी व्यंजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उस राज्य को जरूर जाने कि वो प्लेयर्स, वो खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है और वो राज्य जो है उस राज्य में प्रमुख भोजन क्या है, प्रमुख फूड क्या है। तो उन सबको पढ़कर जाएं ताकि आप लोग इन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। एनालिसिस की वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि एनालिसिस की वीडियो में हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं फैक्ट्स को, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें जा करके। देखिए, पीवी सिंधु जिस राज्य में रहती है उस राज्य के लोकप्रिय भोजन के नाम यानी व्यंजन के नाम, व्यंजन मतलब भोजन के नाम आपसे पूछ दिया गया। तो सबसे पहले पीवी सिंधु के जो बेसिक जानकारी है वो समझ लेते हैं। तो पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। अब देखिए, हैदराबाद क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। अब हैदराबाद से पूछा तो यानी कि यहाँ जो व्यंजन पूछ रहा है वो आपके तेलंगाना यानी हैदराबाद से संबंधित भोजन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में और हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। पीवी सिंधु का फुल नेम क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु। और ये क्या है? एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है और भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसको करिए अंडरलाइन। ठीक है, ये आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इससे पहले वो भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है और सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। तो कब किया था? 2016 में। तो इन सभी फैक्ट्स को अवश्य याद रखें। इसके अलावा सिंधु के माता पिता आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल प्लेयर थे, तो इसीलिए ये भी एक प्लेयर ही बनी। इसके बाद देखिए, जो तेलंगाना है, तेलंगाना की ही राजधानी है हैदराबाद और आपका जो यहाँ पर फूड है वो हैदराबाद से ही संबंधित पूछा है, क्योंकि पीवी सिंधु का जन्म हैदराबाद में हुआ था। अच्छा, तेलंगाना के बारे में और कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो इसी तरह से आपको उस राज्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो है वो पता होना चाहिए। तो राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है और भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर कितना है? 1,12,077 यहाँ का वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। राजधानी हैदराबाद है। आधिकारिक भाषा जो है यहाँ की वो तेलुगु है और राज्य पशु है जिंका हिरन। तो मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में दिया हुआ था। आप लोग अगर कम्युनिटी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती रहती हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखा करें। देखिए, राज्य पक्षी यहाँ का जो है वो पलपित्ता नीलकंठ है, ये भी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। इसके बाद राज पुष्प है टेगडू, जिसे टेनर केससिया कहते हैं, और राज वृक्ष है जम्मी चेटू, जिसे प्रोसिस्पस सिनेरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से नाम आपका दे सकता है। इसके बाद देखिए मेन क्वेश्चन हमारा क्या था? लोकप्रिय भोजन। तो वहाँ के फूड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर फूड तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर कुछ नाम आपको याद करके जाना है। जैसे यहाँ का जो लोकप्रिय व्यंजन है वो है चावल, लेमन राइस, बागरा अन्नम जिसे मसालेदार चावल कहते हैं, रसम पूरी, चपाती, चिंता चिगुर, अचार, अरहर की दाल, बिरयानी, कुंदरू। तो ये लोग जो है इन सभी भोजनों का प्रयोग करते हैं और मांस आदि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। ठीक है, चलिए अब देखिए मूसलाजर से संबंधित मैंने अगर आप लोगों ने पिछला एनालिसिस देखा होगा तो मैंने मूसलाजर के बारे में डिटेल में बताया है। आपके सभी जड़ों के बारे में, कितने प्रकार के जड़ होते हैं वो सभी बताया हुआ है, तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें।
30 जनवरी का पेपर जरूर देखें, उसमें मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया है। देखिए जो मूसला जड़ हैं जो हम खाते हैं वो है मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद, टैपियोका, चुकंदर आदि। तो इसको याद कर लें, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 30 जनवरी को भी पूछा गया था। उसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए थे कि जंगल को काटने से क्या हानि हो रही है। तो देखिए कुछ हानियाँ हैं जिसे आप पढ़ लेंगे एक बार, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। वर्षा जल का रिसाव कम हो जाता है, वर्षा जल मृदा को बहा ले जाता है यानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का क्षय होता है, वनों की कटाई से तापमान में वृद्धि होती है और वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो आटे को पहले गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर फिर लोइयों को बेलेंगे, फिर आग पर पकाकर उसे खाएंगे। मधुबनी चित्रकला के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मैं इस पर क्वेश्चन और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये आपके आज के पेपर में क्वेश्चन दिया गया था कि रंगों का कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का प्रसिद्ध जिला है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, यहाँ पर आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं और जो आपका ऑप्शन गलत है वो है फोर्थ गलत है। बाकी है आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर दिया है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट। तो बिल्कुल नहीं, सोने चांदी का प्रयोग थोड़ी ना, वो तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। पिसे हुए चावल का रंगीन घोल, बिल्कुल सही। यहाँ पर पिसे हुए चावल का रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, बिल्कुल नहीं। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अब देखिए मधुबनी चित्रकारी के बारे में मैं यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। इतने में ही आपका ये रिवीजन, ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए यह कला जो है कहाँ का है। तो यह कला बिहार के मधुबनी जिले में पाई जाती है। बिहार के मधुबनी जिले में, अभी ऑप्शन में क्या था, राजस्थान। तो ये सब याद रखना है। इस कला में फूल, पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चावल को पहले उसको क्या किया जाता है, उसको पीस लिया जाता है, पीस करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसका प्रयोग रंगों में किया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है जो नील, हल्दी, फूल, पौधों आदि से बनाए जाते हैं। तो यही आंसर था आज के पेपर में। ठीक है, इसको कर लीजिए अंडरलाइन। चलिए अब देखिए पेंगुइन से प्रश्न पूछा गया था। अब वो प्रश्न क्या था ये नहीं मुझे पता, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर पेंगुइन से संबंधित फैक्ट्स लेकर आ गई ताकि आप लोगों को ये जानने में आसानी हो। तो पेंगुइन से इन्हीं में से एक कोई टॉपिक दिया गया होगा। तो देखिए पेंगुइन क्या है, यह ना उड़ने वाला पक्षी है, ये फ्लैटलेस बर्ड है, यानी ये उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है, यह पानी में तैर सकता है, ये पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है और यह बर्फ पर अंडे देता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पक्षी बर्फ पर अंडे देता है, तो वो है आपका पेंगुइन। ठीक है, इसके बाद है नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है और यह समूह में रहता है। तो ये भी पक्षी जो है वो समूह में रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा गया था बीज वाले पौधे। ठीक है, तो बीज वाले पौधे, बीज वाले फल इत्यादि, ये सब क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो इनको एक बार जरूर पढ़ ले। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी। तो देखिए बीज वाले जो पौधे होते हैं जो बीज से उगते हैं, जैसे चना हो गया, मक्का हो गया, चावल, गेहूँ, मेथी, गेहूँ, टमाटर, गेहूँ दो बार आ गया इसमें, खीरा, आम इत्यादि। तो ठीक है, तो ये आपके बीज वाले पौधे हैं जो बीज से उगते हैं। अब देखिए मैं पौधे के कुछ प्रकार बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ना कहीं से भी पूछा जा सकता है और आकार के आधार पर पौधे को तीन प्रकार के होते हैं। ये मैं एडिशनल बता रही हूँ आपको, कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखिए आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा कि इसमें पूछेगा आपको कि साग वाले कौन से पौधे होते हैं।
तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए साग के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये पहले आकार में छोटे होते हैं और इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। ठीक है, इनमें बहुत सारी शाखाएं यानी टहनियाँ होती है। तो बहुत सारी शाखाएं या टहनियाँ किस में होती है? तो शाक में होती है। इसके उदाहरण है धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक आदि। तो ये देखिए सारे ऑप्शन इसमें है। तो अगर आप गेहूँ धान देख लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्योंकि साग में तो धनिया, मेथी, पालक यहाँ तक ठीक है, लेकिन गेहूँ धान भी आ गया, तो ये सब आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। देखिए झाड़ी क्या होता है? तो ये भी एक साग से, ये शाक जो होता है उससे बड़ा होता है। इनका तना जो है कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता। इनमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के आधार के पास से निकलती है। अब पूछेगा कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी शाखाएं तने से निकलती है। तो देखिए वो है गुलाब, नींबू, गुड़हल। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे लगता है आज के पेपर में भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे। देखिए अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर वृक्ष, तो ये झाड़ी से बड़े होते हैं। इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। अब पूछ देगा कि कौन सा पौधा है या वृक्ष है जिसकी जो उसके भाग हैं, उसकी जो शाखाएं हैं वो उसके तने के ऊपरी भाग से निकलती है। अब तने के ऊपरी भाग से निकलती है तो वो कौन से हैं पौधे यानी पेड़? तो वो है आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल आदि। ठीक है, इसका नाम याद रख लेंगे। इसमें देखिए उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो कि कमजोर होते हैं, क्या होते हैं? कमजोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं हो सकते, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ दूसरा पौधा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये है बिसर्पी लता। बिसर्पी लता से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं जैसे पुदीना, तरबूज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से बिसर्पी लता कौन सा है? बिसर्पी लता का समूह कौन सा है? तो पुदीना, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि, ये बिसर्पी लता है। और इसका जो तना होता है वो कमजोर होता है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये जमीन पर फैल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आरोही लता भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आरोही लता है? तो देखिए ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं जैसे कि मनी प्लांट, मटर आदि। इनमें आप कोई डंडी लगा दीजिए पौधे के साथ तो वो उस पर चढ़ जाते हैं और उस तरह से इनका जो पौधा है वो काम करता है। ठीक है, तो ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके आरोही लता कहलाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका जेंडर से पूछा गया था। तो महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह डैश एक है, क्या है? ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखिए ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, वाराणसी, बंगाल, झारखंड से भी निकलती है। ठीक है, झारखंड में भी बहती है, राज्यों से होकर बहती है। और यह एक बाउंड्री नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई याद रख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हवा द्वारा बीज का फैलाव, तो ये किस प्रकार से होता है? तो देखिए फैलाव की यह प्रक्रिया प्रमुख रूप से उन पौधों में देखी जाती है जिनमें बहुत हल्के बीज होते हैं, और जैसे कि आर्किड के पौधे के बीज, सिंहपर्णी, हंस के पौधे, कपास के पेड़, सूरजमुखी, सहजन। यानी जो हवा की वजह से जिनके बीज फैल जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो आप लोगों के गाँव में अगर कपास का पौधा होगा तो देखते होंगे वो रुई उड़ के कहाँ से कहाँ चली जाती है, और वही उसके अंदर बीज होता है जो कहीं भी जाकर गिरता है, फिर वहाँ पे वो पौधे के रूप में निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से इसी को कहते हैं हवा द्वारा बीजों का फैलाव। तो इन सभी पौधों के उदाहरण है जिनके बीज हवा में फैल जाते हैं। तो ये ही क्वेश्चन था। देखिए सीडीपी के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, वैन हीले आपके मैथ में पूछे गए थे। निपुण भारत मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। एनसीएफ पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेटेस्ट वीडियो। उसके बाद NEP 2020 का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सिर्फ आपका वहाँ से क्वेश्चन जो है पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद लर्निंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग LSRW से क्वेश्चन पूछा गया था आपके लैंग्वेज में। जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन इस बार आज के दिन पूछा गया था, अभी तक तो नहीं पूछा गया था। इसके बाद डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिसेबिलिटीज़ अभी मैं फिर से एक बार आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से पूछा गया था, क्रिटिकल थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। जो आपका
पठन संबंधी विकार है ना, इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कल भी पूछा गया था, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर आपको मैं छोटा सा ही यहाँ पर कुछ बता दूं इससे संबंधित, ताकि आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती है, यानी जो प्रॉब्लम होती है, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है एलेक्सिया और दूसरा है डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से संबंधी विकार है, ठीक है। इसको ये दोनों नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है लिखने संबंधी अक्षमता। तो इसमें आ जाता है आपका डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया और अग्रेफिया, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्ग्राफिया से पूछा जाता है, ठीक है। तो 100 को वाज लिख दिया, ये आपका डिस्ग्राफिया हो जाता है। और अगर उसी को अगर वॉज को 100 पढ़ दिया तो वो पठन वैफल्य हो जाता है, यानी आपका डिसलेक्सिया हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगर गणित संबंधित कोई अक्षमता है तो उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला आता है आपका लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, फिर है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया और फिर है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। तो ये आपके गणित संबंधित अक्षमताओं के नाम है। उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो मौखिक यानी वर्बल रूप से सीखने की अक्षमता होती है। जैसे इस अक्षमता को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे अफेजिया और डिस्फेजिया। ये आपके मौखिक यानी वर्बल से संबंधित जो है विकार होते हैं। इसके बाद देखिए, आपके क्वेश्चन ADHD से पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी इसमें क्या होता है, न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक जगह अटेंशन दे करके मतलब ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, कोई चीज़ लगातार पढ़ नहीं सकता। तो उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काम दिया जाता है, ठीक है, टीचर द्वारा, ताकि वो छोटे छोटे मतलब कम अंतराल में भी वो चीज़ों को सीख पाए, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर टिक नहीं सकता, ठीक है। तो वो ये एक प्रकार का जो है वो आपका अधिगम विकार ही कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑटिज्म होता है। तो ऑटिज्म आप लोगों ने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान करके। उसमें जो शाहरुख खान होते हैं वो अपने में ही मतलब बातें करते रहते हैं, यानी अपने में ही लीन रहना, ठीक है, ऑटिज्म होता है, ठीक है। तो वो उस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस आपको उसका मतलब पता चल जाए तो क्वेश्चन आपके जो है थोड़ा सा लेंदी पेडागोजी पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। और घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हिंदी से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए थे। साहित्य ये इस तरह से आपके पैसेज आए थे, समानार्थी प्रत्यय उसी पैसे से संबंधित। और भाषा कौशल से LSRW से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जरूर पढ़ लें। अधिगम अर्जन से तो क्वेश्चन लगातार पूछा ही जा रहा है। आकलन मूल्यांकन और भाषा रुचि से क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। गतिविधि यानी एक्टिविटी से और रचनात्मकता से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर बात करें मैथ में, तो मैथ में आपके सम संख्या यानी इवन नंबर, आयत और यहाँ पर वैन हीले, सिमेट्री, पैटर्न, प्लेस वैल्यू जिमेट्री और भिन्न से क्वेश्चन पूछे गए थे। NEP 2020 NCF 2005 तो ये पूछा ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए और आप लोग अच्छे से पेपर दे भी पाएंगे। बस अपने मन को शांत करके किसी भी क्वेश्चन पर जो है अटेंशन दे करके उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नए आ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, वो भी आप लोग कर ही दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।